हेलो बच्चों, एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम लोगों ने बात किया था कि एलपीपी होती क्या है, ये किस लिए बनी है, यानी कि इसका कंसेप्ट क्या है, और एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी। इस 1 मिनट में हम लोग इस मेथड को फिर से रिवाइज करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे एलपीपी की, कुछ क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स की, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। इस टॉपिक से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लेते हैं तो पूरे 5 मार्क्स इससे स्कोर किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एलपीपी होती क्या है? एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है जो इस तरह से लिखी जाती है। हमें उसे सॉल्व करके इसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसे कॉर्नर पॉइंट मेथड कहा जाता है। ये सिंपल 5 स्टेप्स हैं जिसे आप समझ लेने से इसे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। पहले स्टेप में क्या होता है, हमें z की वैल्यू प्रॉब्लम में दी है और कई बार हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया होता है तो हम लोग उसको इस फॉर्म में बनाते हैं। वो हम लोग सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो z की वैल्यू हमने, ये वो z की वैल्यू जिसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ये वो शर्तें होती हैं जो क्वेश्चन में छुपी होती हैं। दे आर मैथमेटिकली कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स, यानी कि लिमिटेशन, यानी कि शर्तें, कंडीशंस, कुछ भी कह लीजिए। तो ये पूरा जो है, ये पूरा क्वेश्चन होता है। ठीक है, हम लोग कॉर्नर पॉइंट मेथड के पहले स्टेप में क्या करते हैं, सारे जो इक्वेशन होते हैं, जो सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, उन्हें इक्वेशन में बदलते हैं और उनका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के बाद हम लोग उसका शेडेड रीजन यानी बाउंडेड रीजन निकाल लेते हैं, जैसे बिल्कुल वैसे जैसे हमने क्लास 11th में किया था। मान लीजिए कि लाइंस का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से ग्राफ मिला है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ ग्राफ मिला है। तो अब एक पार्ट शेडेड होगा, मान लेते हैं कि ये पार्ट शेडेड होगा, या शेडेड या फिजिबल रीजन है। और इस रीजन में हम लोग देख रहे हैं कि 3 ऐसे वर्टेक्स हैं जो इस फिगर को बाउंड कर रहे हैं। तो ये जो तीनों वर्टेक्स हैं ये कहलाते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। हमें इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं यही डिसाइड करते हैं कि हम अपने फंक्शन को कैसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं, उसके बाद इन कॉर्नर पॉइंट्स को आपको z में रख देना होता है। ये मान लीजिए 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिले, एक एक करके हम लोग z में इसे रख देंगे, क्योंकि एक थ्योरम है जो ये कहती है कि किसी भी एलपीपी का सलूशन ये तीनों कॉर्नर पॉइंट में से कोई एक होगा। यानी जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट में होगी और मिनिमम वैल्यू भी इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स में से किसी एक में होगी। तो ये इस कंसेप्ट पे ये मेथड वर्क करती है। तो जो हमें कॉर्नर पॉइंट मिले हैं उनको एक एक करके फंक्शन में रख देना होता है, और जिसको रखने पे फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू देता है तो वो मैक्सिमाइज हो गया। अगर जिसको रखने से वो फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू देता है तो मैक्सिमाइज हो गया, जिसको रखने से सबसे छोटी वैल्यू देता है तो मिनिमाइज हो गया, तो वो आंसर होता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, जब हम लोग को शेडेड रीजन मिलेगा तो वो बाउंडेड हो सकता है, अनबाउंडेड हो सकता है, लेकिन हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अनबाउंडेड सोल्यूशन इस बार डिलीट हो गया है, यानी कि हमें वही क्वेश्चंस सेलेक्ट करने हैं या सॉल्व करने हैं जिसमें सोल्यूशन बाउंडेड आता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 12.2 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन लिखा है, कई साल एग्जाम में आ चुका है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स, इट टेक्स 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. It takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. He earned a profit of rupees 17.50 per package on nuts and rupees 7 per package on bolts. How many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machine for at the most 12 hours a day? आपको ये समझना होगा किसी भी क्वेश्चन में, सपोज आप इसके लिए बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए और देखिए कि उस क्वेश्चन में हमें क्या चीज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि ऑप्टिमाइज द प्रॉफिट। जो मैन्युफैक्चरर है उसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। एक मैन्युफैक्चरर है, एक कंपनी का कोई ओनर है जो 2 तरह के नट बोल्ट्स बनाता है, नट्स बनाता है, बोल्ट्स बनाता है। अब सिचुएशन कुछ ऐसे है कि उसके पास जो फैक्ट्री है वहाँ पे 2 मशीन है, मशीन ए और मशीन बी। वो दोनों तरह के
नट्स और बोल्ट्स बनाता है। तो जो नट्स है उसे बनाने के लिए मशीन ए में 1 घंटा काम करना पड़ता है और मशीन बी में 3 घंटा काम करना पड़ता है। जबकि जो दूसरे टाइप का बोल्ट है उसके लिए मशीन ए में 3 घंटे काम करना पड़ता है, मशीन बी में 1 घंटे काम करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले इस सिचुएशन को ऐसे बना लेंगे, नट्स बोल्ट ए बी 1 3, मशीन ए में नट्स के लिए 1 आवर और बी के लिए 3 आवर्स, बोल्ट के लिए 3 आवर्स, और ये ऐसा बनाने से थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो हमें इतना समझ में आया। अब सिचुएशन ऐसी है कि उसके नट्स के हर एक पैकेट में 17.5 रुपये 17.5 रुपीज़ का फ़ायदा होता है, जबकि उसके बोल्ट्स के लिए उसे 7 रुपये का फ़ायदा होता है हर पैकेट में। ठीक है, तो उसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना, ऐसा नहीं है कि उसे नट्स में फ़ायदा हो रहा है तो वो नट्स ही बनाए, क्योंकि उसे बनाना तो दोनों है, मैन्युफैक्चरर वो दोनों करते हैं, नट्स का भी बोल्ट का भी। तो उसे कितने नट्स के पैकेट बनाने चाहिए, कितने बोल्ट्स के पैकेट बनाने चाहिए कि उससे प्रॉफिट मैक्सिमम हो। मशीन की कैपेसिटी भी ऐसी है कि उसकी मशीन पर डे 12 आवर्स से ज़्यादा नहीं चल सकती। तो आप जो भी यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, जो हमें जब हम किसी एलपीपी को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ इक्वेशन चाहिए होते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द फंडामेंटल स्टेप इज लेट ही प्रोड्यूस्ड x पैकेट्स ऑफ नट्स एंड y पैकेट्स ऑफ बोल्ट्स। तो पहले मैंने लिख लिया है x पैकेट्स ऑफ x एंड y विद द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स, ये बना लिया। अब इसे मैक्सिमाइज किसे करना है यहाँ पे, प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट का इक्वेशन होगा P इज इक्वल टू, एक पैकेट में कितना होता है उसे प्रॉफिट 17.5, और कितने पैकेट्स बन रहे हैं x पैकेट, तो प्रॉफिट हो जाएगा 17.5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रॉफिट होगा 7y। तो ये प्रॉफिट इक्वेशन है, यही फंडामेंटल है, मेन जो है यही है जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। उसके बाद इसकी हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो ये 1x प्लस 3y ये हो गया कि मशीन को वर्क लिया जा रहा है एक दिन में। अब मैक्सिमम 12 आवर्स ही मशीन काम कर सकती है। मैक्सिमम का मतलब है कि 11.5 घंटे हो सकते हैं, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं। तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, लेस देन 12, ये पहला इक्वेशन होगा। तो एक्चुअली हमने उसको फर्स्ट दे दिया, तो इसे सेकेंड दे देते हैं। उसके बाद ऐसे ही मशीन बी का बनाइए, तो 3x प्लस 1y इज लेस देन इक्वल टू 12। सेम सिचुएशन यहाँ पे, दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो ये देखिए हमने इंफॉर्मेशन के हिसाब से इक्वेशन बना लिए हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऐसे ही इक्वेशन फॉर्म करना था, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दी है दैट इज अवेलेबिलिटी और आवर्स ऑफ बोथ द मशीन्स। यानी हमें ये सोचना है कि मशीन्स का कैपेसिटी क्यों दी है कि एक पहली मशीन 12 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकती। तो यानी कि हमें ये समझना है कि फिर हमें मशीन के फॉर्म में ही इक्वेशन बनाना है। वो धीरे धीरे करते करते आपको ही समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हमारे तैयार हो गए। तो हम लोग समझ लीजिए कि वहाँ पहुँच चुके हैं कि जब z दिया होता है और कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए रहते हैं और हमें सॉल्व करना है, यानी हमारे इक्वेशन अब बन चुका है। किसी भी क्वेश्चन में यहाँ तक का प्रॉब्लम थोड़ा मुश्किल रहता है जब हमें खुद से इक्वेशन बनाना। उसके बाद एक बार आपका इक्वेशन बन गया तो आप स्मूथली उसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इन्हें इक्वेशन में बदल के ग्राफ खींचना है। तो इक्वेशन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, इक्वेशन में। ये मैंने इक्वेशन में बदल दिया। उसके बाद आप इसका ग्राफ खींच रहे हो तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल के इसका ग्राफ खींच लेती हूँ। तो x/12 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। ये लाइन वो लाइन है जो x एक्सिस को 12 पे काटती है, y एक्सिस को 4 पे काटती है। तो इसका इंटरसेप्ट है 12 0 एंड 0 4 इंटरसेप्ट विद एक्सिस। तो ये लाइन इतना एक्सिस को काट रही है। ठीक, एक काम और कर सकते हो आप, x को 0 रख के y की वैल्यू निकाल सकते हो, y को 0 रख के x की वैल्यू निकाल सकते हो, वैसा भी कर सकते हैं। तो ये पहला हमने इक्वेशन बना लिया। अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसी तरह से। सेकेंड इक्वेशन, तो जो अपन का सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, उसी इक्वेशन के फॉर्म में लिखे। फिर इसे भी 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में इसे बदल रहे हैं। तो ये देखिए मैंने इसे बदल दिया है। तो ये आ गया अपन का x/4 प्लस y/12 इज इक्वल टू 1। इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट क्या है इसका, 4 है ना, x इसको 4 पे काट रहा है। तो 4 0 एंड 0 12, तो ये इसमें इतना इंटरसेप्ट करता। अब जैसे ही हमें ये पता चला
अब हम आराम से इसका ग्राफ बना सकते हैं। करना है इसको ग्राफ में बना लेना। तो जो देखिए फर्स्ट लाइन है मेरी, फर्स्ट लाइन क्या है, एक्स एक्सिस को 12 और वाई एक्सिस को 4 पे काट रही है। तो एक्स एक्सिस में 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है 12,0 और वाई एक्सिस को काट रही है वो 4 पे। तो हमारी लाइन 0 4 और 12 0, अब इसे हम लोग मिला देते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन मैंने बना ली है। जैसे आप लाइन बनाते हो वैसे उसके बगल में इक्वेशन लिख लेना। ये x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, ये मैंने इक्वेशन लिख लिया है। अब हम लोग दूसरा ग्राफ खींचते हैं। दूसरी लाइन क्या है, x एक्सिस को 4 पे काट रही है, y एक्सिस को 12 पे काट रही है। तो ये है x इक्वल टू 4 यानी कि 4 0 और y एक्सिस को 12 पे। तो अंदाज़ा एक ये है कि यहाँ पे y एक्सिस होगा तो 0 12। तो x एक्सिस में को 4 पे और y एक्सिस को 12 पे सेकेंड लाइन काट रही है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। इक्वल टू 12, सेकेंड लाइन भी बना ली। तो मैंने दोनों लाइन खींच लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पता करते हैं कि ये पार्ट शेडेड है, कि ये पार्ट शेडेड है, कि ये पार्ट शेडेड है। उसके लिए हमें परफॉर्म करना होता है ओरिजिन टेस्ट, यानी हमें ये पता करना होता है ओरिजिन टेस्ट, जिस साइड ओरिजिन है, जैसे यहाँ पे ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन शेडेड रीजन में इंक्लूडेड है कि नहीं। तो जैसे मान लो एक एक लाइन का हमें करना होता है। जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन क्या इक्वेशन है इसका, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। इसमें x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। तो हमें ये पता करना है कि इसके जो सोल्यूशन है उसमें ओरिजिन है कि नहीं। तो 0 0 रख देंगे तो इसमें आ जाएगा 0 इज लेस देन 12, यानी कि ये अगर सही है तो यस ये तो ट्रू है, यानी कि इसमें जिस साइड ओरिजिन है उसी साइड का पार्ट शेडेड है। तो इस लाइन में ओरिजिन किस साइड है, इस साइड, यानी कि यहाँ कहीं शेडेड है ये। दूसरी लाइन में भी कर लेते हैं। दूसरी लाइन क्या है, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 12। जब इसमें भी हम लोग x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, ट्रू है, यानी इस साइड भी ओरिजिन है। तो अब वो पार्ट जो कि दोनों लाइन से, और क्योंकि हमारे लाइन में x एक्सिस और y एक्सिस भी थे ग्राफ में, तो हम लोग उस साइड का पार्ट नहीं लेंगे, हम लोग इसे शेड कर देंगे। दिस कॉमन पार्ट इज शेडेड। ये जो एक क्वाड्रिलेटरल शेप दिख रहा है आपको, दिस इज योर शेडेड पार्ट, यानी हम लोगों ने इसे शेडेड कर दिया है। और अब हमें शेडेड रीजन मिल गया है, वो जो कि है O A B एंड C। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या कहती है कि जो कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं इसी में से किसी एक पे फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जा सकता है, यानी कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट में मिलेगी। तो अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स यानी सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ओ तो ओरिजिन है तो इसको रखने से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। और ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 4 है ना, जब हम ग्राफ बनाए थे तो हम लोग लिखते गए थे। उसके बाद सी के पॉइंट्स 4 0, लेकिन एक बी के कोऑर्डिनेट अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि एक्चुअली बी वो पॉइंट है जहां दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने दोनों लाइन लिख ली है। अब हम लोग इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा। अब इन्हें कर देते हैं सबट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू 3 मिली है। अब y की वैल्यू 3 आप किसी भी इक्वेशन में रख दो तो x मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 12 माइनस 9 यानी कि 3। तो यानी x और y 3 3 ही मिले। तो b के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, 3 और 3, यानी 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट, 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट तो हमें पता ही चल जा रहे थे, एक हमें निकालना पड़ गया। तो हमने तो अल्टीमेटली वी गॉट ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स। तो लास्ट कॉर्नर पॉइंट 3 3 है। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को एक एक करके z में रखना है, लेकिन ये काम थोड़ा सिस्टमेटिक होता है। एक टेबल बनाते हैं और अब हम लोग को इस तरह से पॉइंट्स लिखने होते हैं। ये टेबल देख के मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आप इसे जरूर कर लीजिएगा। पहले कॉलम में लिखना है कॉर्नर पॉइंट्स, दूसरे में वो इक्वेशन जो सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो पूरा z लिख लिया। अब क्या करना है, एक एक करके x y की जगह इसमें रखना है। तो जब हम लोग 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा ऑब्वियसली। जब a रखेंगे 0 4 तो ये 0 हो जाएगा और आ जाएगी z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 4 28 आ जाएगा। फिर 3 3 रखेंगे। जब हम लोग x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 रखेंगे तो z आ रहा है 73.5। जब हम लोग 4 0 रखेंगे तो ये आ रहा है 70।
तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स एक एक करके रख दिए और हम लोग देख सकते हैं कि 73.5 जो है वो मैक्सिमम है और वो किस पॉइंट पे मिल रहा है, 3 और 3 पे मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 73.5, यानी कि P मैक्स हो रहा है 73.5। कब होगा ये प्रॉफिट? जब x की वैल्यू भी 3 हो और y की वैल्यू भी 3 हो, यानी कि 3 पैकेट्स ऑफ नट्स और 3 पैकेट 3 एंड y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और वो पॉइंट निकाल सकते हैं जिस पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है। तो ये है सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है।